अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हेमाचूरिया यानी कि आपकी रिपोर्ट के अंदर आरबीसीज आ रहे हैं, खून आ रहा है पेशाब के अंदर और बार बार रिपोर्ट कराई है, यानी कि सिग्निफिकेंट एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हेमाचूरिया, यानी कि खून आ रहा है, आरबीसीज आ रहे हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आता, खून पिंक नहीं होता, खून लाल नहीं होता, खून कोला कलर नहीं होता, यानी कि जिस तरह कोला कलर की बोतल है, आपको कोई अलामत भी नहीं आ रही। लेकिन जब भी आप रिपोर्ट कराते हैं या 2/3 ऑफ द रिपोर्ट्स हैं, यानी कि अगर आपने 9 बार रिपोर्ट कराई है तो ऑलमोस्ट 6 बार आपका आ रहा है कि उसमें आरबीसीज आ रहे हैं और सिग्निफिकेंट नंबर्स में आ रहे हैं कि हम उसको हेमाचूरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऐसा नॉन विजिबल हेमाचूरिया जो एसिम्प्टोमेटिक भी है लेकिन सिग्निफिकेंट है, तो आज मैं बताऊंगा कि आपने उसके लिए टेस्ट कौन कौन से कराने हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि अगर आज की वीडियो से मुतल्लिक आपको कोई भी मसला है, कोई भी आपको आगाही चाहिए, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कोशिश करूँगा तमाम के तमाम कमेंट्स का जवाब दूँ, तमाम के तमाम जो आपके सवालात है उसका जवाब दूँ। जो भी आपकी रहनुमाई मैं इस प्लेटफॉर्म से कर सकता हूँ, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से कर सकता हूँ, तो मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। तो ऐसे तमाम पेशेंट जिनको एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हेमाचूरिया है और सिग्निफिकेंट है, तो उन लोगों को ये 4 चीज़ें लाजमी करवानी चाहिए। नंबर 1 ये है कि उनको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक कराने का तरीका ये होगा कि आपने 15 दिन सुबह और शाम की रीडिंग्स लेनी है और रीडिंग लेने से पहले 5 मिनट आपने सुकून से बैठ जाना है, यानी कि रिलैक्स होना है और फिर ब्लड प्रेशर मेजर करना है। दूसरा एक टेस्ट होता है स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन्स, उसमें यूरिन के अंदर जो है वो प्रोटीन्स का कंटेंट जाना जाएगा। पहले एक टेस्ट होता था 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन्स, अब वो टेस्ट बहुत कम होता है, शाज़ नादर ही होता है, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो टेस्ट रिकमेंड किया जाता है वो स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन्स ही है। इसके अलावा आप अपनी प्लाज्मा क्रिएटिनिन कराते हैं, जो आमतौर पर एक टेस्ट होता है RFTs रीनल फंक्शन टेस्ट, तो उसके अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड वगैरह भी आजकल इंक्लूड कर लिया जाता है। तो उससे एक एस्टिमेटेड GFR का अंदाज़ा लगाया जाता है, EGFR जिसे कहते हैं, एस्टिमेटेड GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि आपकी जो गुर्दे हैं उनकी जो छलनियाँ हैं जिनको ग्लोमेरुलाई कहते हैं, उनसे कितना यूरिन फिल्टर होके, कितना खून फिल्टर होके आता है, इसको EGFR कहते हैं। इसके अलावा जो आपके लिए जो टेस्ट है इंपॉर्टेंट कराना है कि आपने UTI रूल करना है, हर किस्म का इन्फेक्शन रूल आउट करना है। वो जो आप यूरिनालिसिस करा रहे हैं उसके अंदर ही 2 पैरामीटर्स होते हैं, ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज और नाइट्राइट, वही बता देते हैं कि आपको UTI चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप मजीद कंफर्म करना चाहते हैं, मजीद इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा लेना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपने करानी है अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हेमाचूरिया और सिग्निफिकेंट है, यानी कि आपने 2/3 ऑफ द रिपोर्ट्स के अंदर वो आ रहे हैं, यानी कि अगर आपने 3 बार रिपोर्ट कराई है तो 2 बार आ रहा है, अगर आपने 9 बार रिपोर्ट कराई है तो 6 बार आ रहा है और 3 बार नहीं आ रहा है या हर बार ही आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट है। आज हम बात करेंगे कि ये जो हेमाचूरिया है, ख़ासतौर पे ग्रॉस हेमाचूरिया या फ्रैंक हेमाचूरिया है, ये किन किन कंडीशंस में आता है। इसी तरह सिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हेमाचूरिया या सिग्निफिकेंट एसिम्प्टोमेटिक नॉन विजिबल हेमाचूरिया भी इसके अंदर इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो कॉज है वो है कैंसर। तो कैंसर आम तौर पे जो हेमाचूरिया है, जो यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है जिसके अंदर दर्द किसी किस्म की नहीं है, यानी कि एक किस्म का है जिसको कहते हैं पेनफुल हेमाचूरिया, एक कहते हैं पेनलेस हेमाचूरिया, यानी कि एक में आपको तकलीफ हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, जिसको डिस्यूरिया कहते हैं। तो आपको इस तरह की पेशाब करने में कोई तकलीफ नहीं है, मसाने वाली जगह पे कोई दर्द नहीं है, गुर्दे वाली जगह पे कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल पेनलेस है। तो पेशाब करते दौरान भी आपको कोई पेन नहीं होती लेकिन खून लाल आ रहा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है, ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है, क्योंकि जो पेनलेस हेमाचूरिया होता है उसकी बड़ी ज़्यादा कोरिलेशन है कैंसर के साथ। और आमतौर पर कहा जाता है कि जो पेनलेस हेमाचूरिया है ये इट इज़ कंसिडर्ड कैंसर अनटिल एंड अनलेस प्रूवन अदरवाइज, यानी कि अगर एक पेशेंट है जिसको पेनलेस हेमाचूरिया हो रहा है तो जब तक साबित नहीं हो जाता कि इसको कैंसर नहीं है, आपने इसको यही समझना है कि ये कैंसर का मरीज़ ही है। तो ख़ास तौर पे पेनलेस हेमाचूरिया में लोग पेनलेस हेमाचूरिया को इग्नोर करते हैं कि मुझे दर्द नहीं हो रही, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, पेशाब में जलन नहीं है, मसाने वाली जगह पे दर्द नहीं है, गुर्दे वाली जगह पे दर्द नहीं है, तो ये शायद माइनर प्रॉब्लम हो, ये छोटा प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो पेनलेस हेमाचूरिया है वही ज़्यादा कल्प्रेट है, वो ज़्यादा जो है परेशानी की बात है एज़ कम्पेयर जो पेनफुल हेमाचूरिया है। पेनफुल हेमाचूरिया जो है वो लेस वरी की बात है, वो कम परेशानी की बात है एज़ कम्पेयर टू पेनलेस हेमाचूरिया के, जिसमें कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पेशाब का रंग आपका लाल है, पिंक है या कोला कलर्ड है, तो ये ज़्यादा घबराने की बात है, ये ज़्यादा परेशानी की बात है। अब कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं जिसके अंदर हेमाचूरिया हो सकता है, तो सबसे पहले इसमें आता है मसाने का कैंसर। तो मसाने के कैंसर में भी 2 टाइप्स हैं, एक है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जिसे TCC कहते हैं और एक है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसको SCC कह देते हैं। तो ये जो SCC है ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ये एग्रेसिव भी ज़्यादा होता है, फैलता भी जल्दी है, जड़ें भी जल्दी ज़्यादा पकड़ लेता है और दूसरी जगह पे मेटास्टेसाइज यानी कि स्प्रेड भी बहुत जल्दी होने के इसके चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। तो ये जो कैंसर है ख़ासतौर पे मसाने का, ये वन ऑफ द वर्स्ट कैंसर है, ये बहुत
बुरे किस्म का कैंसर है। और ख़ास तौर पे इसमें जो एक डिफ्रेंशिएशन की जाती है, एक इसको मखसूस किया जाता है, वो दो कैटेगरीज़ में, ब्रॉडली दो कैटेगरीज़ में किया जाता है। एक है मसल इन्वेसिव, एक है नॉन मसल इन्वेसिव। जो नॉन मसल इन्वेसिव है वो मसाने की अंदरूनी तह में ऊपरी सतह पे है, लेकिन जो मसल इन्वेसिव है यानी कि वो मसाने के पट्ठों के अंदर तक उसने जड़ें पकड़ ली हैं। तो जो ट्रीटमेंट है नॉन मसल इन्वेसिव, उसका फिर भी जो ट्रीटमेंट है वो TURBT यानी कि उसको कैमरे की लेज़र की मदद से हम वो उसका ट्यूमर निकाल देते हैं। उसके बाद उसकी इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी माइटोमाइसिन C या BCG के साथ की जाती है और उसको फॉलोअप किया जाता है। तो इसका ये ट्रीटमेंट अक्सर औकात सफिशिएंट होता है। लेकिन जो मसल इन्वेसिव कार्सिनोमा है वो उसके अंदर बड़ी ज़्यादा सर्जरीज़ करनी पड़ती हैं, उसके अंदर न्यू ब्लैडर यानी कि सिस्टेक्टमी करनी पड़ती है, मसाना निकालना पड़ता है, पूरा नया मसाना बनाना पड़ता है। बहुत लंबे चौड़े उसके ट्रीटमेंट हैं, बहुत लंबी चौड़ी सर्जरीज़ हैं, बहुत लंबा चौड़ा उसका कीमोथेरेपी है और मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट है। तो अल्लाह बचाए मसाने के कैंसर से, वन ऑफ द वर्स्ट कैंसर टू हैव। इसके अलावा मसाने के कैंसर के अलावा प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। तो प्रोस्टेट का कैंसर आमतौर पे एडिनोकार्सिनोमा होता है, कुछ केसेस में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी होता है। प्रोस्टेट का कैंसर बहुत ज़्यादा इस तरह घबराने की बात नहीं है कि अगर आपको आज कैंसर डायग्नोज हुआ है तो आप 5-6 महीने में फोत हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ा स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है और इसके अंदर भी अगर आप BSO करा लें, बायलेटरल सब कैप्सूलर आर्किडेक्टमी यानी कि गोलियों में से जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने वाला मवाद है वो निकाल दें, और इसी तरह एंड्रोजन ब्लॉकेट कर लें। कुछ मेडिसिन हैं जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उससे ये जो ट्यूमर है एडिनोकार्सिनोमा प्रोस्टेट, इसकी ग्रोथ मज़ीद रुक जाती है। अगर ये फैल गया तो इसका फैलाव कम हो जाता है। और इसकी ट्रीटमेंट्स भी हैं, इसके अंदर रेडिकल प्रोस्टेक्टमी भी है। अगर आपको एक अच्छी अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाए तो प्रोस्टेट को निकाला भी जा सकता है पूरा का पूरा। तो प्रोस्टेट कैंसर के केस में भी हिमाचूरिया हो सकता है, मसाने में खून आ सकता है। इसके अलावा गुर्दे का कैंसर है और जो आमतौर पर एडिनोकार्सिनोमा होता है, डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। इसके अलावा गुर्दे की जो मुंह है जिसको पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं, उसके अंदर कैंसर हो सकता है, जो वो भी आमतौर पे ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ही होता है। बड़ा रेयर केस है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो। इसी तरह गुर्दे की नाली का अपना जो कैंसर है, यूरेटर यानी कि जो वो नाली जो गुर्दे को मसाने से मिलाती है उसको यूरेटर कहते हैं। और जो यूरेटर के अंदर भी ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, क्योंकि जो गुर्दे का मुंह है जो उसकी पेल्विस है और गुर्दे की जो नाली है जो गुर्दे को मसाने से मिलाती है जिसको यूरेटर कहते हैं, और इसी तरह जो गुर्दे की अपनी जो मसाने की अपनी लाइनिंग है, तो इन तीनों की जो लाइनिंग है वो एक किस्म की है जिसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। तो इनके अंदर होता है भी TCC है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है। अच्छा, अब कैंसर के अलावा दूसरी वजह इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन भी है और इसी तरह पैरासिटिक इन्फेक्शन भी है। पैरासिटिक इन्फेक्शन जिस तरह शिस्टोसोमाइसिस है, इस पैरासिटिक इन्फेक्शन का अपना भी बड़ा ताल्लुक है मसाने के कैंसर के साथ, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ। ख़ास तौर पे मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में, मिस्र वगैरह इन इलाकों में इसका बड़ा कॉमन है, जहाँ पे चावल की काश्त भी होती है और लोग अक्सर नंगे पैर चावल काश्त करते हैं। तो ये स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, फिर खून में पनपता है और अल्टीमेटली इसने जिगर से होते हुए फिर मसाने के अंदर जाके ये अपना सारा काम करता है और इस तरह ये कैंसर का वजूहात बनती है या हिमाचूरिया या मसाने के अंदर से खून आने की वजह बनती है। इसके अलावा यूरेथ्राइटिस हो सकता है। यूरेथ्राइटिस यानी कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन औरतों में इतना कॉमन नहीं है, मर्दों में ज़्यादा कॉमन है। और यूरेथ्राइटिस आमतौर पे 95% ऑफ द केसेस में ये यूरेथ्राइटिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही होती है। अगर आपको नाली नहीं लगी हुई, आपका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, आपको बैठे बैठाए यूरेथ्राइटिस हो गया, तो इसका मतलब है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही है। इसके अंदर गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है। अब जो गोनोकोकल है उसमें जो जरासीम है जो इन्वॉल्व है वो नाइसीरिया गोनोरिया है, और जो नॉन गोकल है उसमें क्लेमिडिया और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी हो सकता है। तो ये यूरेथ्राइटिस की वजूहत हैं। तो ये अब इन्फेक्टिव काजेज़ में ये चीज़ें आ जाती हैं जो हिमाचूरिया काज करा सकती हैं। इसी तरह प्रोस्टेट का अपना जो इन्फेक्शन है, प्रोस्टेटाइटिस है, बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है, उसमें भी मसाने में खून आ सकता है, पेशाब के ज़रिए खून आ सकता है। अब तीसरी जो मेन वजह है वो है पथरी। पथरी गुर्दे की हो, गुर्दे की नाली की हो यानी कि यूरेटर की हो या मसाने की हो, तो उसके अंदर भी पेशाब के अंदर खून आ सकता है, RBCs आ सकते हैं। तो गुर्दे की पथरी को आमतौर पे रीनल स्टोन कहते हैं, रीनल कैलकुलाई कहते हैं। गुर्दे की जो नाली है उसकी पथरी को यूरेटेरिक स्टोन कहेंगे या यूरेटेरिक कैलकुलाई कहेंगे, और जो मसाने की पथरी है उसको वेजिकल स्टोन कह देते हैं, वेजिकल कैलकुलाई कहते हैं, या यूरिनरी ब्लैडर स्टोन कह सकते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। हर चीज़ की 3-3, 4-4 टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, तो आम लोगों को इसकी समझ नहीं आती। यानी कि हमें तो पता होता है कि इस चीज़ की 5-6 डिफरेंट किस्म के नाम हैं, हर बंदा उसको डिफरेंट नाम से पुकार रहा होता है, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। इसके अलावा और क्या वजूहात हो सकती हैं पेशाब के ज़रिए खून आने की? तो इसमें एक ट्रॉमा भी हो सकता है, यानी कि कोई चोट लगी है आपको, गुर्दे के ऊपर चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, मसाने के ऊपर चोट लगी है या मसाने की नाली के ऊपर चोट लगी है या पेशाब की नाली पे चोट लगी है, तो उस केस में भी मसाने के अंदर पेशाब के अंदर खून आ सकता है। या किसी ने आपको पेशाब की नाली लगाई है
और वो सही तरह से नहीं लग पाई या आगे स्ट्रक्चर था, आगे नाली बंद थी, तो उसके अंदर इंजरी हो गई है, ट्रॉमा हो गया, तो उसके बाद भी पेशाब के अंदर खून आ सकता है, हिमाचूरिया हो सकता है और पेशाब पीले या लाल रंग का, पीला कह रहा हूँ, पिंक या लाल रंग का आ सकता है, कोला कलर भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिनको नेफ्रोलॉजिकल इश्यूज़ कहा जा सकता है, नेफ्रोलॉजिकल डिजीज़ कहा जा सकता है। एक डॉक्टर होता है यूरोलॉजिस्ट, उसकी फील्ड होती है यूरोलॉजी, एक डॉक्टर होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, उसकी फील्ड होती है नेफ्रोलॉजी। यूरोलॉजिस्ट ने इन दोनों में ओवरलैप भी होता है, कुछ बीमारियों को ये दोनों डील कर लेते हैं, जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो गया, लेकिन कुछ बीमारियाँ जो स्पेसिफिक हैं वो यूरोलॉजिस्ट डील करता है, जैसे गुर्दे की नाली का या मसाने का कैंसर हो गया, उसकी पथरी हो गई, या उसके अंदर कोई इंजरी हो गई है, उसको रिपेयर करना है, या कोई मेल फॉर्मेशन है उसको ठीक करना है, तो ये काम सारा यूरोलॉजिस्ट करता है। और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो स्पेसिफिक नेफ्रोलॉजिस्ट से रिलेटेड है, जैसे डायलिसिस से मुतल्लिक अमूर को देखना, तो ये नेफ्रोलॉजिस्ट की डोमेन में आता है। तो अब नेफ्रोलॉजिकल काजेज़ क्या हो सकती हैं, उसके अंदर सबसे पहले जो है वो आ जाता है IgA नेफ्रोपैथी, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ए नेफ्रोपैथी। ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जो कि आमतौर पे बच्चों या नौजवानों में पाई जाती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ ये होती हैं कि आपका अपने जिस्म का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यून सिस्टम है, वो अपनी बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। वो किसी भी हिस्से पे अटैक कर सकता है, वो गुर्दे पे अटैक कर सकता है, वो और भी कई, आँख के किसी हिस्से पे अटैक कर सकता है, दिल के किसी हिस्से पे अटैक हो सकता है, जिगर पे हो सकता है, आपके फेफड़ों पे हो सकता है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ किसी भी आपके पार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी कि वो लोग बच्चे जिनको पैदाइश के थोड़े अरसे बाद, 1, 2, 3 या 4 साल बाद ही डायग्नोज हो जाता है कि इनको शुगर की बीमारी है, तो उनमें क्या होता है कि बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियती जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में होते हैं, यानी कि लुबलुबे के अंदर कुछ छोटे छोटे जगह होती हैं जहाँ पे सेल्स पाए जाते हैं, तो उनको वो डैमेज कर देते हैं। इंसुलिन वो बच्चा फिर पूरी ज़िंदगी बना ही नहीं पाता, तो उसको फिर बचपन से ही इंसुलिन लगनी शुरू हो जाती है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की एक मिसाल है। इसी तरह गुर्दे के ऊपर भी कई ऑटो इम्यून डिजीज़ इफेक्ट करती हैं, जिसमें एक हो गया IgA नेफ्रोपैथी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए नेफ्रोपैथी, या फिर पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, यानी कि कुछ लोगों को स्कारलेट फीवर होता है और रूमेटिक फीवर होता है, उसके बाद जो है उनके दिल के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, दिल के वेल्स पे भी अटैक कर सकता है, और गुर्दे के ऊपर भी ये अटैक कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर वास्कुलाइटिस हो सकता है, हिनोश-नॉलिन पर्पुरा हो सकता है, इसके अलावा एल्पोर्ट सिंड्रोम है एक, और इसके अलावा एक फ्रेज डिजीज़ है, उसके अंदर भी ये हिमाचूरिया हो सकता है। ये ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं, नेफ्रोलॉजिकल डिजीज़, ये इम्यूनोलॉजिकल हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जिसमें आपका अपना जिस्म गुर्दे को डैमेज करता है, गुर्दे के फंक्शंस को डैमेज करता है। गुर्दे के अंदर मुख्तलिफ माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लोमेरुलाई है, नेफ्रॉन है, कलेक्टिंग डक्ट्स है, तो उनमें से किसी एक चीज़ को डैमेज कर देता है, उसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं जो कि गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं। इसके अलावा और भी कई मेडिकल काजेज़ हो सकती हैं, जैसे एक बंदे को हीमोफीलिया है, उसका खून जमाने की सलाहियत नहीं है, या कोई वारफेरिन ले रहा है, या किसी को सिकल सेल डिजीज़ है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी हिमाचूरिया हो सकता है। तो ये सारी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, डिफरेंट वजूहात हैं जिसकी वजह से हिमाचूरिया या मसाने के अंदर खून आ सकता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम, उसकी डिटेल लिख के मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो ये नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ये देख रहे हैं आप नंबर, ये मेरा नंबर है, तो इस नंबर पे आप जो है ना रब्ता कर लें और ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लें। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी वो होती है जो फ़ीस के साथ होती है, उसकी फ़ीस होगी, ठीक है ना, वो 20-25 मिनट पेशेंट के साथ स्पेंड करने पड़ते हैं। तो ये बड़ी स्पेसिफिक कंसल्टेशन होती है, बड़ी डिटेल में हम देखते हैं इस चीज़ को। 20-25 मिनट भी, कभी कभी घंटे की भी ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है। तो कमेंट्स में तो आसान है, आपने छोटी सी बात पूछी, छोटा सा जवाब दे दिया, लेकिन जो है जब कंसल्टेशन है, प्रॉपर कंसल्टेशन है, तो उसके अंदर टाइम लगना है। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल इसी तरह मज़ीद मेडिकल वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो मुझे आप वो कमेंट सेक्शन